हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन सी सीआरईज की डिस्कशन दी थी मैंने? आई गेस 3 से डिस्कशन स्टार्ट करनी है। 1 और 2 की हो गई थी। हाँ सर। एक मिनट मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? हाँ सर। चलिए, ठीक है जी। दिस इज सीआरई 3। हाँ जी, बताएं प्रॉब्लम्स। सबने किए सॉल्व? सर 13। 1-3। अ पैरेलल बीम ऑफ यूनिफॉर्म मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या आंसर नहीं आ रहा है क्या? सर वॉल्यूम में नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे लिखा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गई मेरी। और इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया होती है ना? तो इससे कितनी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया जा रही है इनटू एरिया कर देंगे, तो एनर्जी पर सेकंड किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके जा रही है, इनटू डेल्टा टी कर देंगे तो डेल्टा टी टाइम में कितनी एनर्जी जा रही है। और डेल्टा टी टाइम में अगर ये रेडिएशंस एल डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होंगी तो इतनी वॉल्यूम में जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके आई होगी। तो आई ए डेल्टा टी विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम, और इसमें एल आपका वी डेल्टा टी के बराबर होगा, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशंस। समझ आया? हाँ सर। सर तो अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम है और फिर उसका क्रॉस सेक्शन देखें। ये पैरेलल बीम दे रखी है ना अपने को, तो सिलेंडर लेना पड़ेगा अपने को, सिलेंडर या बॉक्स टाइप्स। सर पॉइंट सोर्स देते तो वैसा करते हैं। हाँ, पॉइंट सोर्स होगा तो फिर स्फेरिकल वॉल्यूम लेनी पड़ेगी, तो फिर स्फीयर के फिर तो आई इंटू 4 पाई r² हाँ सर ठीक है। इंटू डेल्टा टी कर लेंगे फिर, हाँ सर। है ना? और बोलो। बेसिकली इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। आप डेल्टा टी को यहाँ पर एल बाई वी लिख लो, एल बाई वी, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, और ये एनर्जी होगी तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आई बाई सी हो जाता है। तो अगर आपको इंटेंसिटी मालूम है तो आपको एनर्जी डेंसिटी मालूम है, तो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इज एनर्जी डेंसिटी। ये किसी भी वेव के लिए लगा सकते हैं आप, मैकेनिकल वेव में भी चलता है। और बोलो।
बाकी लोगों ने नहीं की। हाँ भाई, हिमांशु, प्रतीक्षा, ये है सर। नहीं की सॉल्व? नहीं, सॉल्व करिए। कोई डाउट नहीं है। सर आपने ये एक बार डिस्कस की थी। जी मैं कर चुका डिस्कस। क्या थर्ड नंबर नहीं डिस्कस की, 1 और 2 डिस्कस की थी यार। ये कहाँ डिस्कस की है? ये हो गया सिलेंडर वाला क्वेश्चन। सर थोड़ी सी हुई थी, बाकी की बची थी। हम्म। सर हाँ इसका जी, आंसर नहीं है। सिलेंडर वाला हुआ विनीत? नहीं सर, आंसर नहीं आया पूरा। और बाकी ये अन्वय, आदित्य, कुलकर्णी, देश पांडे, हाँ जी, आर्यन। नहीं सर, ये नहीं हुई सर। सॉल्व नहीं की? फोर्थ की है सर, ये नहीं हुई। ये नहीं हुई या की नहीं? की नहीं सर, की नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं इसका। बाकी लोग कहाँ है? नकुल कहाँ है? ऐश्वर्या कहाँ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी मालूम है तो इंटेंसिटी से आपको पता चल जाएगा कि कितने फोटॉन्स पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी से आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। और इट इज इंसिडेंट ऑन अ सिलेंडर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है। दी सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के केस में कितनी फोर्स लग रही होगी, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.8 है, उसके केस में कितनी लग रही होगी। नो ट्रांसमिशन का मतलब है बाकी का सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग अभी सॉल्व करो इसको। तो मैं इस सिलेंडर का टॉप व्यू बना रहा हूँ। तो टॉप व्यू में मेरे को ऐसे एक पैरेलल बीम इंसिडेंट दिखा रही है इस पे, और ये बेसिकली एक स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। अगर मैं सेंटर से एक रेडियल लाइन ड्रॉ करूं जो कि थीटा एंगल पे हो, और यहाँ पे एक डी थीटा ले लूं, तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट हुए ऐसे, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गए, और ये फोटॉन्स ने जो मोमेंटम का चेंज सफ़र किया, उसकी वजह से इन फोटॉन्स पे ऐसे फोर्स लगी होगी डीएफ, और बदले में सिलेंडर पे ऐसे फोर्स लगी होगी डीएफ, और डीएफ का थीटा वाला कंपोनेंट लेके डीएफ कॉस थीटा को आपने इंटीग्रेट करना, इससे नेट फोर्स निकलेगी। और डीएफ लेने के लिए आपको चेंज इन मोमेंटम देखना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इंटू 2 इंटू एच बाय लेमडा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है? एच बाय लेमडा मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, एच बाय लेमडा कॉस थीटा का डबल, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन दैट स्मॉल स्ट्रिप। ये मेरी डीएफ की वैल्यू आने वाली है। नाउ यू सॉल्व। इसके आगे आप लोग सॉल्व करें और आंसर निकाल के दिखाएं मुझे। सेंड मी दी आंसर। वेट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप करो मुझे अभी।
तुम में से किसी ने लेटेस्ट सिलेबस देखा है क्या, जेई मेन का और नीट का? कोई नेक्स्ट ईयर की नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सिलेबस आया है क्या? सर वो 3 दिसंबर को कुछ बात होने वाली है ना शायद, वो एजुकेशन मिनिस्टर कुछ लाइव आके बात करने वाले हैं, और उन्होंने इनको रिक्वेस्ट भी कर रखा है कि सिलेबस रिड्यूस करो एंड पोस्टपोन करो एंड सो ऑन। नहीं, वो तो एक डिफरेंट इशू है। यहाँ पर क्या है, जो नई एनसीईआरटी इस बार पब्लिश हुई है, उस एनसीईआरटी में ट्रांजिस्टर्स वाला टॉपिक नहीं है। उसमें पीएन जंक्शन पे इस चैप्टर को रोक दिया गया। पहले पीएन जंक्शन के बाद एक पीएनपी जंक्शन भी आता था, उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी में से। तो मुझे ये समझना है कि अपने को ट्रांजिस्टर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में से रिमूव कर दिया गया तो डिफरेंट हो गया ना। वो जो आप सिलेबस की बात कर रहे हो वो तो केवल इस चीज के लिए कि इस साल सिलेबस में क्या आने वाला है। बट नीट और जेई मेन में क्या सिलेबस आएगा, उसमें ये देखना है कि एनसीईआरटी में से ये चैप्टर रिमूव, ये वाला टॉपिक ही रिमूव गया तो ये परमानेंटली रिमूव हो गया, इसका मतलब है ना। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड कि वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ना है तो लाइफ बहुत आसान हो गया, बिकॉज वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है उसका समझ में नहीं आता। उसमें बहुत ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन इन्होंने दे रखी है, ज़्यादा डिटेल ये पढ़ाते नहीं है। और आपको बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में अलग अलग से लेवल के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं उसमें। चलो, आई विल सी टू इट, आप ये सॉल्व करो। हाँ जी ऐश्वर्या, ये वाली सीआरई सॉल्व किया आपने? कहाँ तक की है? दिस इज CRE 3 फॉर मॉडर्न फिजिक्स। नॉट फुली डन तो डिप्लोमेटिक आंसर है, मतलब ये नहीं बताना चाहते हो कहाँ तक करी है। हाँ विनीत, हो रहा है। ऐसे ही किया था तूने या कुछ और किया था? तेरा आंसर नहीं मैच कर रहा था। सर किया ऐसे ही था सर, इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 पाई लेने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी -π/2 से π/2, हाँ तो या ट्वाइस ऑफ 0 to π/2। हाँ सर, तो वैसे ही किया था तो आंसर नहीं मैच किया सर। आपको भेजा था उसमें क्या गलती है? चलो ये सॉल्व ही कर लेते हैं। बाकी कर रहे हैं आर्य आदित्य, तुम कर रहे हो? हाँ सर। सर 2 मिनट। देखता हूँ आंसर तब तक मैं तेरा, विनीत। तूने एरिया में एक थीटा और लगा लिया ना? प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा। प्रोजेक्टेड एरिया विल बी r(d)θ cos θ into h, ठीक है। इसके बाद ये क्या किया तूने, बाय cos θ? सर वो पावर लेके बस, उसका कोई यूज नहीं है। प्रेशर। Number of photons incident per second on this will be
इंटेंसिटी ऑफ द बीम इनटू एरिया। एरिया कौन सा लेना है? तो बीम के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है ये। तो इसकी अंदर वाली डायमेंशन h है, ये लेंथ आर डी थीटा इंटू एच करेंगे तो वो ये वाला एरिया आएगा ये। और मुझे चाहिए ये वाला एरिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो ये वाली चीज में कॉस थीटा आ जाएगा। तो आर डी थीटा इंटू एच इंटू कॉस थीटा, ये एरिया लेना पड़ेगा अपने को। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। तो आई इंटू आर डी थीटा इंटू एच कॉस थीटा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड हो जाएंगे। नहीं, डिवाइडेड बाय एच एफ। इसको वहां पुट कर देता हूं तो डी एफ आ जाएगा मेरे पास। तो डी एफ की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू आर डी थीटा इंटू एच कॉस थीटा। ये एच अलग है ये, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट वाला एच है। या वो लेंथ दी हुई है, कुछ और डायमेंशन दी हुई है, वो क्या दिया वो? ठीक है, वो एच तो कट ही जाता होगा ना, प्लैंक्स कांस्टेंट वाला एच तो। ठीक है, ये एच इंटू एफ, डी एफ की वैल्यू इंटू 2 टाइम्स एच बाय लेमडा इंटू कॉस थीटा। और ये वाला एच और ये वाला एच कट जाएगा, इसको और इसको मिला के सी लिख देंगे। तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 I/C इंटू एच इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये डी एफ की वैल्यू आ गई। और नेट फोर्स निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। तो 2I/C इंटू एच इंटू आर इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। थीटा रेंजेस फ्रॉम -π/2 टू +π/2। हाँ भी तेरा क्यों सर नहीं? वो डीएफ कॉस थीटा क्यों किया है? क्योंकि डीएफ तो इधर लग रही है ना यार, डीएफ फोर्स तो इस तरफ लग रही है। एक ऐसा डीएफ इधर भी लग रहा होगा, तो डीएफ को ऐड करेंगे या वेक्टर रिजल्टेंट हाँ सर, निकालेंगे? समझ गया समझ गया सर। वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे तो डीएफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ सर। हाँ अभी आ रहा आंसर अब? हाँ सर। हाँ सर। कॉस क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन। और सेकंड केस सॉल्व करके देखो आप, जिसमें रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0.8 है। देर इज ए कैच इन दैट पार्ट ऑल्सो। सेकेंड पार्ट सॉल्व करके भेजो मेरे को सोल्यूशन। आई वॉन्ट टू सी यू सॉल्विंग एंड सेंड मी दिस वट। भेजो अभी।
कर रहे हैं सॉल्व? हाँ सर। जो लोग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनके लिए फिनोमिनन डिफरेंट होगा। हाँ जी, मैं करूँ सॉल्व? सर वो 36/15 है। जो लोग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनके लिए चेंज इन मोमेंटम 2p cos थीटा होगा, तो 0.8n इंटू 2p cos थीटा करना है, और जो 0.2n है उनका चेंज इन मोमेंटम केवल p लेना है, और उनकी वजह से फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही होगी। उनका मोमेंटम का चेंज इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उनके फोर्स के कंपोनेंट भी लेने हैं, तो दो डिफरेंट इंटीग्रेशन करनी पड़ेंगी आपको। एक पुराने वाली होगी कॉस क्यूब थीटा वाली इंटीग्रेशन, उसमें 0.8 का फैक्टर आ जाएगा, और एक 0.2n वाली होगी, उसका चेंज इन मोमेंटम अलोंग दी नॉर्मल नहीं होगा, उसका चेंज इन मोमेंटम इस लाइन के अलोंग होगा जिस डायरेक्शन वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उसकी फोर्स को भी रिजॉल्व नहीं करना होगा, उसमें दोनों कॉस गायब हो जाए, उसमें खाली कॉस बचेगा। ऐसा किया है क्या? नहीं सर, वो सेकेंड इसमें भी cos थीटा ले लिया 0.2 इसमें। हाँ, डीएफ के साथ डीएफ कॉस थीटा की इंटीग्रेशन भी नहीं करनी है, सेकंड केस में केवल इंटीग्रेशन डीएफ करना है जो एब्जॉर्प्शन वाला है, और जो रिफ्लेक्शन वाला है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा करना है, और ये जो डीएफ हो जाएगा ये 0.2 n टाइम्स पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये जो है ये 0.8 n इंटू 2p कॉस थीटा लिखना है इसमें डीएफ, और एक कॉस थीटा और आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एन की वैल्यू वही है जो हमने पहले निकाली थी, ये रही।
अभी कोई चांसेस आंसर आने के? हाँ जी नकुल जी। अभी आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर आ गया। बाकी लोग किसका आ गया आंसर? थर्टी एट आ गया बिल्कुल अब? हाँ सर। हाँ जी आर्यन, आर्यन गुप्ता यस सर। आ गया आंसर? सॉल्व कर किए सॉल्व तूने ये शीट? नहीं, मॉडर्न फिजिक्स को ढीला मत छोड़ो यार, मॉडर्न फिजिक्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? पहले स्कोर में मॉडर्न फिजिक्स ही आएगा ना, जो 8 तारीख को आपका फर्स्ट स्कोर पेपर है, उसमें मॉडर्न फिजिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा। चलो और बताओ इसके बाद, या मैं ही पसंद कर लूँ पूछने के लिए? हाँ भी विनीत, और कोई? नहीं सर, ओके। इसमें नहीं है और। इसमें नहीं यार। तो CRE 4 करें सॉल्व? CRE 4 किया आप लोगों ने सॉल्व? यस सर। चलिए ठीक है, वेट करो, मैं CRE 4 ओपन करता हूँ। रेडियो एक्टिविटी वाली। हाँ जी, इसमें बोलो डाउट्स। दिख रही है स्क्रीन पे आपको? सर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा किसी ने? रेडियोएक्टिविटी के काउंटर इज फिक्स्ड ऑन at 0. A beta active sample is placed near the counter. The counter registers the number of beta particles emitted by the sample. तो t इज इक्वल टू 36 सेकेंड्स पे वो 10⁵ बीटा पार्टिकल्स रजिस्टर करता है, और t इज इक्वल टू 108 सेकेंड पे वो 1.11 इंटू 10⁵ बीटा पार्टिकल्स रजिस्टर करता है। फाइंड हाफ लाइफ। ये तो उल्टा नहीं हो गया कुछ? कम हो जाने चाहिए था ना नंबर ऑफ
बीटा पार्टिकल्स रजिस्टर्ड। तो ये जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स रजिस्टर्ड है ये आपका बेसिकली डीके रेट होगा। तो dN/dt की वैल्यू दी हुई है आपको। तो एट सर्टेन टाइम 36 सेकंड्स दी हुई है और फिर एक दूसरा टाइम है 108 सेकंड्स। तो आप t इक्वल टू 36 सेकंड्स को t इक्वल टू 0 सेट कर लो तो वो 108 सेकंड जो वो 72 सेकंड्स हो जाएगा। तो 72 सेकंड्स पे आपको वो दिया हुआ है, बट वो कम होना चाहिए था उससे कुछ, ये मिस प्रिंट है या तो इसमें। जिन्होंने नहीं पूछा उनका आ गया क्या आंसर इस क्वेश्चन का? नहीं सर। इसमें कुछ एरर है डेटा में। 10.8 सेकंड बता रहा है ये। 10.8 सेकंड का 36 सेकंड पे दे रखा है और 108 सेकंड्स पे दे रखा है। तो 36 सेकंड्स पे dN/dt दिया हुआ है, तो डी के कांस्टेंट निकाल लेंगे ना इससे हम। तो dN/dt की वैल्यू r0 e⁻⁻ होती है, वेर r0 इज द इनिशियल डीके रेट, है ना, माइनस dN/dt। तो आपको r0 e⁻⁻ इंटू 36 की वैल्यू दे रखी है 10⁵ और आपको r0 e⁻⁻ इंटू 108 की वैल्यू दे रखी है 1.11 इंटू 10⁵। इसमें कुछ एरर है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास e⁻⁻ इंटू 72 बचेगा। 108 में से 36 माइनस करेंगे 72 और इसकी वैल्यू 1/1.11। ये एरर है इसमें कुछ जो मैं बोल रहा हूँ। और इसका दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो लैम्डा निकल जाएगा आपका, और लैम्डा निकल जाएगा तो t½ निकल जाएगी ln2/λ। सर वो लैम्डा तो नेगेटिव आएगा। हाँ तो ये वो मैं तो देखते ही बोल दिया था ना आपको कि ये जो डेटा है इसमें कुछ गड़बड़ है, ये वाली वैल्यू नहीं है। इसमें t½ 10.8 दिया हुआ ना, तो t½ 10.8 लेकर देख लेते हैं। तो t½ इज 10.8, ln2 इज 0.693 बाय लैम्डा। ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ प्लग इन करके देख लेते हैं। तो वहाँ पे हो जाएगा 72 लैम्डा ln e इज इक्वल टू दिस इज जो भी वैल्यू आ रही थी इन दोनों की रेशो n1/n2। n1 10⁵ था और n2 जो आपका था 1.11 इंटू 10⁵। इसमें लैम्डा पुट कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू है 0.693 बाय 10.8। तो ये इसका मल्टीपल है क्या? 36 से कटता होगा ना, 36 2 72 एंड 36 इंटू 0.3। सर वो 4.62 कुछ आता है। क्या चीज? 72 इंटू 0.693 बाय 10.8। 4.62 तो n2 n1 डिवाइडेड बाय 4.68 ऐसा कुछ है। वो 10⁵ है तो 10⁵ डिवाइडेड बाय 4.68 करेंगे तो कितना आएगा? 4.7 ले लेता हूँ 10/47 अप्रॉक्सीमेटली। सर वो 4.62 था। 62 था तो 10/4.6 ले लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 0.2। सर 2 इंटू 10⁻⁴ कह रहा हूँ, हाँ 2.127। हाँ तो ये फिर ये जो डेटा है ना ये 2.1 इंटू 10⁴ होना चाहिए।
इसकी वैल्यू 2.1 इंटू 10⁴ होना चाहिए, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, और बोलो। सर 15th। Yes, sir. 15. 15th, show that in a nuclear reaction where the outgoing particle is scattered at an angle of 90 degree with the direction of the bombarding particle, Q value is expressed as this, where I is the incoming particle, mass of incoming particle, P is the mass of the product nucleus, T is the target nucleus, O is the outgoing particle। तो बेसिकली ये ऐसे बोल रहा है कि ये इनकमिंग पार्टिकल आया है हमारा, जिसका मास mi था, और इसने आके हिट किया हमारे टारगेट न्यूक्लियस को। इसमें कुछ मेरे को यहाँ पे एक जगह पे MO की जगह MT दिख होना चाहिए था कुछ, या तो यहाँ T होगा। ये मेरा टारगेट न्यूक्लियस, और टकराने के बाद ये 90 डिग्री से स्कैटर हो गया, तो जो मतलब जो दूसरा पार्टिकल निकला वो इस डायरेक्शन में निकला, जो हमारा आउटगोइंग पार्टिकल है। तो उसको क्या लिखेंगे हम, आउटगोइंग पार्टिकल का मास ले लेते हैं MO, सॉरी, और जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो ऐसे क्या होगा। Obviously, it has to go in some direction because momentum should be conserved along y-axis as well as along x-axis। तो x और y में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो उसके लिए ये सिचुएशन। ठीक है, अब इसके लिए अपने को ये एस्टिमेट करना है कि अगर अपने को ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है तो अपने को इसकी Q वैल्यू एक्सप्रेस करनी है। पहले इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी है KI और इसकी काइनेटिक एनर्जी है KP। तो Q वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज Q वैल्यू? एनर्जी रिलीज, है ना। सर एनर्जी रिलीज विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। एनर्जी जो भी रिलीज होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होगी ना। आउट हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में, सो दैट इज द एनर्जी रिलीज। अब इसका मोमेंटम आप PI ले लो, ठीक है, इसका मोमेंटम P ले लो। इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में और वो PI के बराबर होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में जो कि PO के बराबर होना चाहिए अगर इसका मोमेंटम P हुआ। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख दी मैंने। बोलो समझ में आता है? सर अगर इनिशियल मोमेंटम ये था तो, राइट। यस सर। तो अब KI की वैल्यू हमारी PI स्क्वायर्ड बाय ट्वाइस ऑफ MI होगी। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स की, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होगी हमारी PO स्क्वायर बाय 2 टाइम्स MO प्लस PP को PI स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स MP। ये मेरी प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी होगी और ये मेरी रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई, है ना। यस सर। देखो कुछ बनेगा क्या अब आंसर?
आपको आंसर के पी और के आई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है ना। हाँ सर। तो हर एक चीज को के पी और के आई की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। के पी मतलब ये वाली एनर्जी, राइट। तो के पी को पी आई स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर बाय 2m, और के आई को पी आई स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एम आई। तो ये दो इक्वेशंस हैं। यहाँ से आप पी आई की वैल्यू, पी आई स्क्वायर की वैल्यू और पी ओ स्क्वायर की वैल्यूज निकाल के इसमें प्लग इन कर दो, देखो आंसर आता है क्या। हाँ सर आ गया। अभी क्या। हाँ सर, बस कॉमन लेना था उसमें से प्लस सब्ट्रैक्ट करके। वाई वर यू कंफ्यूज, सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन था ना ये, न्यूक्लियर रिएक्शन का तो था ही नहीं। हाँ सर। क्वेश्चन ऑफ कोलिजन्स, भी कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन होनी चाहिए, और प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी और रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना है आपको। चलो और बोलो। सर वो न्यूक्लियर के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें कैलकुलेशन में कौन से डिजिट तक लेना, मतलब मास। वैल्यूज को देखकर पता चलेगा आपको। अगर आप इग्नोर कर दोगे, आप मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बराबर ले लोगे, तो फिर तो खत्म हो जाएगा, है ना। सर मतलब वो आगे 1.004 से समथिंग रहता, तो फिर कहाँ तक लेना वो। बेटे जहां तक उसने दिया है वो डेटा देगा ना आपको। उसने आपको आंसर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर या 6 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हैं ना। वो पूरे लेना फिर। हाँ पूरा लोगे, क्योंकि उसको, अगर आप ये जरा ध्यान से समझो, इसके बाद इसको 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करने वाले हो आप। अगर इसको आपको उसमें कन्वर्ट करना है तो रियल एनर्जी में, वन ए सर एम यू 1 AMU 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। तो आप इस AMU को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो अगर आप वो डिजिट्स छोड़ दोगे तो आपके एरर्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो जितना दिया है उसने उतना लेना ही पड़ेगा आपको, डोंट इग्नोर इट। हाँ सर। सर 17th। 17th, a body of mass m0 is placed on a smooth horizontal surface. The mass of the body is decreasing exponentially with the disintegration constant lambda. ठीक है। Assume that the mass is ejected backward with the relative velocity v. Find the velocity at time t. तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ये रॉकेट प्रोपल्शन जैसा केस है, तो किसी टाइम पे इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। दिस इज द पिक्चर एट टाइम t। ये चीज समझो जरा, ये मैं वो कॉम की डिस्कशन में भी है, और एक शीट में आज पोस्ट करूंगा आपके लिए मैकेनिक्स की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेंटर ऑफ मास वाली, उसमें ये चीज काम आएगी आपके। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो फ्री स्पेस में चल रहा है, या फिर ऐसे कह लो कि स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, सो दैट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और किसी टाइम पर इसका मास m था, वेलोसिटी v थी, और बिकॉज ऑफ इंटरनल एक्सप्लोजन और मे बी बिकॉज ऑफ द फ्यूल बर्निंग इनसाइड दिस रॉकेट और मे बी ड्यू टू न्यूक्लियर डीके दिस लूजेस मास, तो इसका जो मास है वो m माइनस डी एम हो जाता है, और इसकी स्पीड v प्लस dv हो जाती है, एंड दैट dm मास विच इज इजेक्टेड फ्रॉम इट हैज अ वेलोसिटी v इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, एक मिनट, इसकी उसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी को उसकी जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको मैं फिलहाल v से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसको मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसको vt लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, और उसको v लिखा रहने देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज vt, और किसी टाइम t प्लस dt पे इसकी वेलोसिटी vt प्लस d ऑफ vt हो जाती है। और ये जो dm मास है ये रिलेटिव वेलोसिटी v से जा रहा है। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी v से जा रहा है तो इसकी नेट वेलोसिटी v माइनस vt प्लस d ऑफ vt होगी, जिसको मैं v माइनस vt लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, या ठीक है प्रॉपर लिख लेते हैं v माइनस vt प्लस d ऑफ vt।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो मैंने पिक्चर बनाई है, एक टाइम टी पर हमारा जो रॉकेट था या जो भी हमारा न्यूक्लियर सब्सटेंस था वो m मास था उसका इंस्टेंटेनियस, और वो वीटी वेलोसिटी से चल रहा था। अगले dt टाइम में उसमें से dm डीकम्पोज कर गया, या फिर रॉकेट में से dm अमाउंट ऑफ गैसेस बाहर रिजेक्ट हो गई, या ट्रॉली में बंदा खड़ा था उसने dm अमाउंट ऑफ बॉल उठाई, लंप उठाई और पीछे को फेंक दी, और जो पीछे को फेंकी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v है। तो लग रहा है जो मैंने उसकी ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी लिखी है और उसको और इसको यूज करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा तो v आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। भी लिखना आना चाहिए आपको किसी भी वेरिएबल मास सिस्टम के लिए। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती, सपोज एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है, तो आप ये बोलते कि एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ पी, और इस बार एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और डी ऑफ पी का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है m माइनस डी एम इंटू वी टी प्लस डी ऑफ वी टी प्लस डीएम, फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूं, और वो पीछे की तरफ जा रहा है इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया, v माइनस वी टी माइनस डी ऑफ वी टी, और इसमें से माइनस कर देता हूं इनिशियल मोमेंटम, एंड इनिशियल मोमेंटम इज एम वी टी। एनी डाउट इन दिस स्टेप? आज एक शीट शेयर करूंगा इस चीज के ऊपर। तो ये हो जाएगा मेरे पास एम वी टी, जो कि इससे कट जाएगा ये प्रोडक्ट से, तो एम वी टी ये कट जाने वाला है, प्लस एम डी ऑफ वी टी माइनस डी एम इंटू वी टी प्लस डी ऑफ वी टी। ये मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को दिख रहा है ये इससे कटने वाला है। एक टर्म आएगी इसके बाद अगली ब्रैकेट में से माइनस डी एम इंटू वी और प्लस डी एम इंटू वी टी प्लस डी ऑफ वी टी, जो कि यहाँ पर कैंसिल होने वाली है, और एक टर्म आएगी मेरे पास वो लास्ट वाली m इंटू वी टी, जो कि मेरी इससे कैंसिल हो गई, राइट। सो आई गेट 0 इज इक्वल टू m इंटू डी ऑफ वी टी माइनस डी एम इंटू वी, एंड दैट गिव्स यू डी एम बाई एम इज इक्वल टू डी ऑफ वी टी बाय वी। ये वाला रिलेशनशिप ना कुछ लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, मोमेंटम को एम वी लिखते हैं और बोलते हैं डिफरेंशिएट कर दो प्रोडक्ट रूल लगा के एम डी वी प्लस वी डी एम इज इक्वल टू 0, और वहां से ये रिलेशनशिप लिख लेते हैं। आई स्ट्रांगली एडवाइज कि ऐसे नहीं करना है। मतलब एक तो ये लॉजिकली गलत है, यहाँ पे वो मास की वेरिएशन की वजह से नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं सोचना है, और ये तरीका आपका ज़्यादातर जगह पे फेल कर जाएगा। केवल ऐसी ही जगह पे चलेगा जहाँ पे एक फोर्स फ्री सिस्टम में मास इजेक्ट हो रहा है बस। जहाँ पर भी कुछ और वेरिएशन आ रही होगी वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जो v है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये जरूरी नहीं होता फिक्स्ड है, ये इस क्वेश्चन में फिक्स्ड है, ज्यादातर ये फिक्स रहता है। यूजुअली जो वेलोसिटी ऑफ थ्रो होती है, जिस वेलोसिटी से हमारा मास इजेक्ट होता है सिस्टम में से बाहर की तरफ, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी यूजुअली फिक्स रहती है। तो अगर ये फिक्स रहेगी तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम, तो डी एम बाई एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ऑफ वी टी बाई वी। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास ये इनिशियल मास एम नॉट, फाइनल मास एम, और यहाँ से मेरे पास एल एन ऑफ एम बाई एम नॉट, वो रॉकेट प्रोपल्शन जैसा केस बन जाएगा ये, और 1/v टाइम्स वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये आ जाएगा मेरे पास। सब कुछ ठीक लिखा है मैंने यहाँ तक, कोई अभी तक गड़बड़ तो नहीं हुई।
यहाँ पे मैंने एक चीज लॉजिकली गलत की है। जो यूजुअली डी ऑफ एम होता है, डीएमएफ एम का मतलब होता है एक डिफरेंशियल इंक्रीमेंट इन एम। तो जो स्टैंडर्ड कैलकुलस में डीएम होता है वो डिफरेंशियल इंक्रीमेंट इन एम होता है। तो मेरा यहाँ पे मास डिक्रीज कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे मतलब पहले इसको प्लस लिखना चाहिए था, और यहाँ पे m प्लस डी एम है तो यहाँ पे माइनस लिख लेना चाहिए था मेरे को। तो मैं सारे डीएम को माइनस डीएम से रिप्लेस करूंगा पूरी इक्वेशन में, बिकॉज मैंने कन्वेंशनली गलत लिया है। तो जो लास्ट में मैं कुल मिला के वो बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर मैं इस सारे डीएम को माइनस डीएम से रिप्लेस करूंगा, तो देयर शुड बी नेगेटिव साइन। और अब मेरा लॉजिकली आंसर ठीक आएगा, क्योंकि एल एन एम बाई एम नॉट अपने आप में एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव सॉल्व करके पॉजिटिव आएगा, मतलब मैंने वीटी जिस तरफ लिया उसी तरफ आएगा, और उस तरफ आना ही चाहिए था क्योंकि वो राइट की तरफ ही जा रहा था। तो मैंने वो एक लॉजिकल गलती की, मैंने उसको एम बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्स और एक्स प्लस डी एक्स लेते हैं, तो मुझे एम प्लस डी एम लेना चाहिए था, तो मैंने डी एम को एक माइनस डी एम से रिप्लेस कर लिया। तो ये मेरा आंसर आएगा, और अब इसकी वैल्यू आप ई रेस और माइनस लेमडा टी पुट कर सकते हैं। सर वो आपने माइनस साइन का क्या बोला? जब हम ये लिखते हैं कि किसी टाइम टी पर मास m था, तो t प्लस डी टी पे कन्वेंशनली मेरे को मास m प्लस डी एम लिखना चाहिए। dm बाद में सॉल्व करके नेगेटिव आ जाए वो एक अलग बात है। मतलब हम नॉर्मली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो हम ये बोलते हैं ना, अगर x x से x प्लस डी एक्स हो गया तो y से बढ़ के y प्लस डी वाई हो जाएगा। dy बाई डी एक्स अगर सॉल्व करके नेगेटिव आ गया मतलब y डिक्रीज कर रहा है x के साथ, राइट। सर मतलब वो बस कन्वेंशन के लिए। हाँ, क्योंकि अदरवाइज गलत हो जाएगा ना, टाइम टी प्लस डी टी लिख रहा हूँ वहां पे एम प्लस डी एम लिख रहा हूँ, तो वो डीएम डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। डीएम शुड ऑलवेज बी टेकन एज इंक्रीमेंट। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे डेराइव हुए हुए हैं, ये रिजल्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ बाई एक्स, इसकी वैल्यू एल एन एक्स आती है। तो ये उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आती है जिसमें डी एक्स इज एन इंक्रीमेंट इन एक्स, नॉट ए डिक्रीमेंट इन एक्स, है ना। हाँ सर। वो जो फॉर्मूला मेरे लगा डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स के बराबर होता है, तो उस फॉर्मूला में डी एक्स एक इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैंने वहां डिक्रीमेंट लिया था, तो मेरा फॉर्मूला मैच नहीं करेगा उससे ना। तो इसलिए मेरे को वहां पे m प्लस डी एम लिख के सॉल्व किया, ताकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा सकूं जो मैंने इंटीग्रेशन के याद किए हुए हैं। हाँ सर समझ गया। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए और बोलो। बस? और भी कोई सी दी थी या यहीं तक दी थी? सर मॉडर्न यही के तक इतने थी। ही थे ना? ठीक है, तो मैं मॉडर्न फिजिक्स की 2 CREs और आपसे शेयर कर रहा हूँ, 2 नहीं शायद एक और है मेरे पास, लेट मी क्रॉस चेक। मैं मॉडर्न फिजिक्स की एक सीआरई और शेयर कर रहा हूँ, और ये कंबाइंड सीआरई है पूरी मॉडर्न फिजिक्स की। इसके अंदर ड्यूअल नेचर से लेकर रेडियो एक्टिविटी तक सबके क्वेश्चंस होने चाहिए। 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक मेरे पास सीआरई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ,
एंड दिस सीआरई इज अ कंबाइंड सीआरई पूरी मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। तो ये मस्ट है आपकी सॉल्व करनी, इसको डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, उससे पहले थर्सडे को जो हमारी क्लास होगी इसमें हम सेमीकंडक्टर्स फिनिश करेंगे और उसमें इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें सब है, रेडियोएक्टिविटी भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है और मॉडर्न फिजिक्स भी है, एक्सरेज भी है, सारी चीज़ों के क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो अच्छे खासे 48 क्वेश्चंस की है ये शीट मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ सो दैट मिस नहीं हो जाए बाद में। एक मिनट कर लें। और एक और है शायद एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस की सी आ रही है जो मेन और नीट एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगी। नहीं, ये मुझे अभी चेक करनी पड़ेगी, ये शायद कंपाइल्ड नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर रहा हूँ और ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है। सर आपके पास कोई इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की सीआरई है क्या? उसमें ज़रा दिक्कत आती है क्वेश्चंस में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली कर लिया आप लोगों ने, जितना दिया था मैंने। सर हीट एंड थर्मो नहीं की। हीट एंड थर्मो कर लो, इलास्टिसिटी की मैं ढूंढ के देता हूँ। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की मिल गई आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो, आई विल सर्च फॉर दैट ऑल्सो। आप मांग रहे हैं किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, है ना? हाँ सर। एक मिनट। ठीक है, ये मैं शीट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पूरी इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स पूरा है इसके अंदर, इलास्टिसिटी, फ्लूइड, सरफेस टेंशन, हर एक चीज है इसके अंदर। फ्लूइड के लेक्चर देखे आप लोगों ने? हाँ सर। ठीक है, ये दोनों मतलब जेई मेन, एडवांस, नीट सब में काम आएगी, तो इसको सभी लोग थोरोली सॉल्व कर लें। मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ ये इलास्टिसिटी की। ये लो जी। और किसी को कोई डाउट पूछना है, कोई अपनी प्रॉब्लम्स? कल का स्कोर कैसा हुआ? आंसर की मैंने डाल दिया आपके पास। सर हाँ जी। सर वो उसमें ऐसा हो रहा है, मतलब जो इंटीजर टाइप है तो उसमें सपोज आंसर 3.5 है, हमने 3.5 लिखा था और रॉन्ग बताता है, बोलता है 3.50 करना है। सर तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल तक आंसर देना आपने? सर वो मतलब कुछ कुछ जगह पे हो रहा है, मतलब फिजिक्स में वैसा किया तो करेक्ट दे रहा है, मैथ्स में वैसा किया तो रॉन्ग दे रहा है। सर बट वो बाद में हो जाता करेक्ट। सर क्योंकि कल के पेपर में भी वैसा हुआ एक दो जगह। तो अगर फिजिक्स में कहीं पर हुआ है तो मेरे पास स्नैपशॉट भेज दो, और अगर मैथ्स में कहीं पर हुआ है तो अमित सर के पास स्नैपशॉट भेज दो आप। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, मैं आपको अभी के अभी 2 शीट्स और शेयर कर रहा हूँ, एक लॉज ऑफ मोशन के लिए और एक जो अभी मैं बोल रहा था सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक कब आ रहा है आपका? मैंने उसके लेक्चर शेयर किए थे ना आप लोगों के साथ, तो उसकी मैं एक शीट भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक मिनट होल्ड करना। तो थर्मोडायनेमिक्स से कोई शीट नहीं है? थर्मोडायनेमिक्स की भी है, थर्मोडायनेमिक्स की मैंने शेयर नहीं की क्या उसमें, जब मैंने लेक्चर के साथ में? नो सर, शीट नहीं था सर उसमें कोई।
ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में अभी मैंने जितना पढ़ाया है लेक्चर से, मैं उसी की शीट शेयर करूँ या आगे की भी कर दूँ? तो सारा कर दो ना, तो एक तो पूरा कर प्री स्कूल दो। भी है ना, सारा कर दो। ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ एक मैकेनिक्स की शीट शेयर की है। ये इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास की एलिमेंट्री प्रैक्टिस है। इट इज़ गुड फॉर यू ऑल। इसको आप सॉल्व करें। और एक मिनट, इसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, है ना? तो वेट करो, मैं थर्मोडायनेमिक्स की देखता हूँ आपके लिए। ये हीट ट्रांसफर की है आपके लिए। और इसके बाद सर हाँ जी। सर ये जो सीआर है आप ड्राइव पे डाल सकते हो, क्योंकि फिर वो इतनी सारी होती है, कंफ्यूजन होता है और एक दो हमेशा मिस हो जाती है फिर। तो ग्रुप से नहीं मिलती हैं आपको रेफरेंस में? सर वो क्योंकि मतलब अगर नाम डाला ना तो वो हम्म। पीडीएफ के नीचे जो नाम रहता है ना वो बहुत बार रीड नहीं करता, तो फिर वो हर चीज हाँ, मैन्युअली खोल के देखनी पड़ती है किसकी सीआर है। नहीं मिलती। तो एक एक ऑप्शन होती है ना, ग्रुप में मीडिया एंड डॉक्स होते हैं, वहां पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। हाँ सर देखता। ग्रुप खोलोगे ना आप, ग्रुप में ऊपर जो 3 डॉट्स हाँ बने सर। होते हैं वहां पे जाओ और ग्रुप हाँ। मीडिया में जाओ। मिला ग्रुप मीडिया वाला आइकन? हाँ सर। वहां पे डॉक्स पे जाओ, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम दिखा देगा, वहां पे सर्च करो। हाँ सर ठीक। और एक और रह गई अभी आप लोगों के लिए, वेट करो जरा। ठीक है जी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की 3 शीट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक मैकेनिक्स की शेयर की है और एक मैंने पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की शीट आपके साथ शेयर की है। तो यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो नेक्स्ट वीक में इनकी डिस्कशंस करेंगे। सेमीकंडक्टर इस वीक में हम फिनिश कर देंगे, ठीक है? सर सबसे पहले किसका डिस्कशन होगा? तो मॉडर्न फिजिक्स की मस्ट है। मॉडर्न फिजिक्स जरूर सॉल्व करनी है आपने हर हालत में। और थर्मोडायनेमिक्स भी आ रहा है ना आपका इस बार 8 तारीख वाले स्कोर में। हाँ सर, सर थर्मोडायनेमिक्स हीट पूरा हीट ट्रांसफर। आ रहा है। पूरा हीट आ रहा है तो सेमीकंडक्टर्स हम इस थर्सडे को फिनिश कर देंगे। उसके बाद वी विल प्लान आउट दी क्लासेस फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। प्रायोरिटी से इन सबको डिस्कस करेंगे। हाँ सर। सर तो सेमीकंडक्टर भी है टेस्ट में। सेमीकंडक्टर आ रहा है टेस्ट में। हाँ। तो सेमीकंडक्टर के लिए मॉड्यूल भी सॉल्व करना है अपने को।
आज क्या तारीख होगी? 1 तारीख तो हो गई यार, 1 हफ्ता बचा हमारे पास, है ना? सर तो मेरी प्रायोरिटी है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, मेरे साथ जरूरी है डिस्कशन करना। थर्मोडायनेमिक्स और ये आप सॉल्व कर लो, तो टाइम अलाउ करेगा तो मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी, करो सॉल्व इनको बैठ के आप। ठीक है, यू सॉल्व इट, फिर डिस्कस करते हैं इनको। चलो, हाँ सर। थैंक यू। ओके थैंक बेटा। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।